हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है मनी एंड बैंकिंग या फिर मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और आज हम फिर से बात करेंगे लेसन नंबर 6 के एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। क्योंकि लेसन नंबर 6 में हम डिस्कस कर रहे थे मॉनेटरी पॉलिसी को, इसके अलावा सेंट्रल बैंक को। तो आरबीआई के ऊपर हम कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आरबीआई के फंक्शंस, आरबीआई के रूल, वो सब मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। जिसने तक प्रीवियस वीडियोस ना देखी हो, पर जाके वो वाली वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है, जहां पे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हुआ था और साथ साथ हमने आरबीआई को डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम समझेंगे कि आरबीआई जो है या फिर जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो इतना इवॉल्व कैसे हुई टाइम के साथ, है ना, वो हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो के अंदर। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 में व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं कंसेप्ट। तो हमें एक तो समझना है मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, दूसरा कि टाइम के साथ साथ जैसे हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था उसके साथ साथ हम सब ने देखा कि अलग अलग दिक्कतें, अलग अलग चैलेंजेस हमने फेस किए। उसके हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी में भी क्या आया, चेंज आया। वो चेंज किस किस प्रकार का था, कैसे कैसे आया, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं आज के टॉपिक के अंदर। क्योंकि जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था यानी कि 1947 में, उस टाइम पीरियड के बाद हम लोग कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली बहुत बैकवर्ड हो चुके थे, यानी कि बहुत पीछे आ चुके थे। तो जरूरी था कि कुछ ऐसी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना जिसके जरिए हम जो है इकोनॉमिकली अपने आप को ऊपर उठा पाएं। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, आइसोलेट किया अपने आप को, अपनी इकोनॉमी को, क्योंकि वो एक बहुत जरूरी स्टेप होता है। क्योंकि जब तक फॉरेनर्स के साथ हमारी ट्रेड चलेंगे तो कंपटीशन की वजह से हमारी ग्रोथ मुश्किल से होगी। तो सबसे पहले तो क्या हुआ कि हमने फोकस किया, 5 ईयर प्लान्स लॉन्च किए, जिसके जरिए क्या हुआ, हमने अपना हर एक 5 साल का अपना ग्रोथ टारगेट रखा, उसको अचीव करने की कोशिश की। कई बार कुछ दिक्कतें भी आई, बहुत से वॉर्स भी हुए, 1965 का वॉर, 71 का वॉर, उन्होंने हमें वापस पीछे लेके आए हमें इकोनॉमिकली, क्योंकि वॉर हमेशा इकोनॉमिकली पीछे लेके जाते हैं। लेकिन फिर भी आरबीआई या फिर जो गवर्नमेंट है उन्होंने अलग अलग पॉलिसीज को यूज करके, ठीक है, हम जो इकोनॉमी है इंडिया की उसको वापस स्ट्रॉन्ग बनाने की पूरी कोशिश की। उसी में से एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी। हम सब जानते हैं दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी जो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को अफेक्ट करती है वो होती है फिजिकल पॉलिसी और दूसरी होती है मॉनेटरी पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी तो फुल्ली गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर होती है, लेकिन जो मॉनेटरी पॉलिसी है तो वो भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में, लेकिन वो होती है आरबीआई के पास, क्योंकि आरबीआई जो है ना वो काम करती है इसके हिसाब से। अब हमें ये बात समझनी है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर कैसे अलग अलग तरीके के काम कर रही थी और कैसे उसमें इवोल्यूशन आया, चेंज आया। क्योंकि अलग अलग टाइम पीरियड की अलग अलग दिक्कतें होती हैं। अब अलग अलग दिक्कतों के लिए सॉल्यूशन भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब हम उन्हीं सॉल्यूशंस के बारे में बात करने वाले हैं। चलो समझते हैं। तो इवोल्यूशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क इन इंडिया। तो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है इंडिया के कैसे चेंज हुआ, उससे पहले समझते हैं मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है। हम सब जानते हैं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको इन्फ्लुएंस कौन करता है, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है अगर उसको हमें इंप्लीमेंट करना है तो उसमें जो है ना आरबीआई मेन फोकस करती है इंटरेस्ट रेट के ऊपर, यानी कि या तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाएगा या फिर इंटरेस्ट रेट को कम किया जाएगा। डिपेंड करता है कि इकोनॉमी के अंदर सिचुएशंस कैसी हैं। अगर मान लेते हैं इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, लोग डिमांड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और उसी डिमांड करने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो ऐसे केस में आरबीआई का मेन फोकस क्या होता है कि मनी सप्लाई को कम करेंगे, और मनी सप्लाई को कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट को हमेशा बढ़ा दिया जाता है ताकि लोन लेना महंगा हो जाए, ठीक है, और लोगों के पास पैसा क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। और जब लोगों के पास पैसा कम होगा, लोग डिमांड नहीं करेंगे, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। और इसका उल्टा सिनेरियो भी हो सकता है कि डिफ्लेशन आ जाए। डिफ्लेशन जब भी आता है इसका मतलब क्या है कि लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग डिमांड नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कोविड के बाद हुआ था, लोगों के पास इनकम थी नहीं, जॉब थी नहीं, तो लोगों ने डिमांड करना बंद कर दिया था। तो गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, और जब इंटरेस्ट रेट कम कर दिया तो हुआ क्या, इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से लोग जो है वो लोन ज्यादा लेने लग गए और लोन लेके कंजप्शन करने लग गए। अब जिसकी वजह से इकोनॉमी वापस इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से बाहर आ गई। तो मॉनेटरी पॉलिसी को ना इस तरीके से यूज किया जाता है सबसे ज्यादा। लेकिन अभी हमें इसके और भी इवोल्यूशन समझने होंगे, वो हम समझते हैं, ठीक है। तो इवोल्यूशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क इन इंडिया। तो इंडियाज मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क हैज अंडरगोन सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशंस। तो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन आई
मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर ओवर द ईयर्स टू अडेप्ट टू चेंजिंग इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कंडीशन, ताकि जो भी चेंजिंग इकोनॉमिक और फाइनेंशियल कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग काम किया जा सके। इसका अगला पॉइंट क्या है, एक्सप्लोर द इवोल्यूशन ऑफ इंडियाज मॉनेटरी पॉलिसी। हमें इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी को इवॉल्व देखना भी है, पॉलिसी फ्रेमवर्क को, फ्रॉम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स टू कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस। यानी कि हमने देखा कि बाकी वर्ल्ड जो है वो उस टाइम पे कैसे काम कर रहा है, कैसी पॉलिसीज को यूज कर रहा है, उसके हिसाब से ही हमें भी अपनी जो पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी उसको चेंज करते रहना होगा, साथ साथ इंप्लीमेंट भी करना होगा, क्योंकि हर एक टाइम पीरियड पे इकोनॉमिक कंडीशंस अलग अलग तरह की थी, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अलग अलग तरह की थी, तो और हर एक टाइम की अपनी क्या है इकोनॉमिक सिचुएशंस होती हैं, तो उसके हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना वो बहुत जरूरी था, ताकि जो कंडीशंस इकोनॉमी की वो क्या रहे, स्टेबल रहे। वही चीज यहाँ पे है, फ्रॉम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स टू कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस हाईलाइटिंग की माइलस्टोन्स एंड शिफ्ट इन पॉलिसी फोकस। यही नहीं, कुछ हमने कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस भी देखे, यानी कि उस टाइम पे बाकी इकोनॉमी के अंदर क्या चल रहा था और वहाँ पे कैसे अप्रोचेस को फॉलो किया जा रहा था। इसके अलावा हाईलाइटिंग की माइलस्टोन्स, हमने की माइलस्टोन देखे, एंड शिफ्ट्स इन पॉलिसी फोकस। अब इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट आता है, वो क्या आता है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसा था हमारी इस पॉलिसी का। एक मिनट वेट करना, फिर डिस्कस करते हैं। चलो आगे डिस्कस करते हैं। हाँ, तो हम बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, यानी कि हिस्ट्री में हमारा बैकग्राउंड कैसा था और मॉनेटरी पॉलिसी किस तरीके से काम कर रही थी। तो इन द अर्ली डिकेड्स, जब हम बात कर रहे हैं अर्ली डिकेड्स की, यानी कि जब मॉनेटरी पॉलिसी बनानी शुरू हुई थी आरबीआई के द्वारा, उस टाइम पे इसने कौन कौन से स्टेप्स लिए। द मोनेटाइजेशन ऑफ फिजिकल डेफिसिट हैवली इन्फ्लुएंस्ड मॉनेटरी पॉलिसी। तो जो मोनेटाइजेशन था फिजिकल डेफिसिट्स का, फिजिकल डेफिसिट उम्मीद है सबको पता होगा, यानी कि डेफिसिट का मतलब क्या होता है, लॉस, नुकसान, लेकिन फिजिकल डेफिसिट का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट का नुकसान। एक तरह से आप कह सकते हो कि जब गवर्नमेंट के पास रिवेन्यू कम हो और एक्सपेंडिचर ज्यादा हो, तो ऐसे केसेस में फिजिकल डेफिसिट में पहुंच जाते हैं, और इसको हम कहीं ना कहीं बजट डेफिसिट भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, क्योंकि हम सब जानते हैं जो गवर्नमेंट है बजट बनाती है हमेशा 1 फेब को, ठीक है, और जब गवर्नमेंट 1 फेब को बजट बनाती है, ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास अपना रिवेन्यू भी होता है, जैसे टैक्स रिवेन्यू हो गया, अदर बिजनेस से रिवेन्यू हो गया, तो रिवेन्यू सोर्स भी है, साथ साथ गवर्नमेंट के क्या होते हैं, अपने एक्सपेंडिचर्स भी होते हैं। तो जब हम रिवेन्यू में से एक्सपेंडिचर, उसी रिवेन्यू में क्या करना है, एक्सपेंडिचर प्ले करना है, लेकिन मान लेते हैं कि रिवेन्यू कम हुआ, एक्सपेंडिचर क्या है गवर्नमेंट का ज्यादा है, तो ऐसे केसेस में गवर्नमेंट का जो बजट है वो कहां पहुंच जाता है, डेफिसिट में पहुंच जाता है, और गवर्नमेंट को अपने बेसिक खर्चे भी पूरे करने के लिए और लोगों के लिए बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए भी गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ता है। तो वही चीज यहाँ पे है कि जो मोनेटाइजेशन है ना फिजिकल डेफिसिट की, हैवली इन्फ्लुएंस मॉनेटरी पॉलिसी, उसने बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस डाला मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर, लीडिंग टू चैलेंजेस इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, जिसकी वजह से कुछ चैलेंजेस आए। एक तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया, मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल हो गया, ठीक है। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड मॉनेटरी टारगेटिंग इमर्ज्ड एज अ फ्रेमवर्क। तो अब इस टाइम पीरियड पे जो मॉनेटरी टारगेटिंग है वो क्या है, हमारे पास एक फ्रेमवर्क की तरह आया, एमिंग टू कंट्रोल ब्रॉड मनी, ताकि ब्रॉड मनी ग्रोथ को कंट्रोल यहाँ पे किया जा सके बाय सेटिंग टारगेट्स, टारगेट सेट करके, साथ साथ जीडीपी ग्रोथ, वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जीडीपी में ग्रोथ हो। और हम सब जानते हैं कि जब 5 ईयर प्लान चलाए गए थे तो वहां पे हमेशा एक ग्रोथ रेट रखा जाता था कि भाई जीडीपी को इतने रेट्स में क्या करना है, ग्रो करवाना है। तो कई बार तो हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी, लेकिन कई बार हम उस ग्रोथ रेट को अचीव भी नहीं कर पाए 5 ईयर प्लान के। तो जीडीपी ग्रोथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसके अलावा इन्फ्लेशन लेवल को भी कंट्रोल में रखना है, सिर्फ ये नहीं कि जीडीपी ग्रोथ को बढ़ा दिया इन्फ्लेशन ही बढ़ता चला जा रहा है, नहीं, क्योंकि इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा साथ साथ तो बहुत सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी आएंगी, क्योंकि इन्फ्लेशन हमेशा पैसे की वैल्यू कम करता चला जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं। तो ये एक पॉइंट आया। अब इसके बाद क्या आता है, ट्रांजिशन टू मल्टीपल इंडिकेटर अप्रोच। अब ये क्या है कि मल्टीपल इंडिकेटर अप्रोच लगने शुरू हो गए, यानी कि बहुत सारे ऐसे टूल्स बनाए गए जो इकोनॉमी की अलग अलग प्रॉब्लम्स को सोल्व कर पाए या फिर उन्हें दिखा पाए कि भाई ये इकोनॉमी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ये जनरली जो अप्रोच है ना मल्टीपल इंडिकेटर का, ये अडॉप्ट हुआ था 1998 से 1999 में विद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। जब 1990 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे, आप सबको पता होगा 1991 में एलपीजी पॉलिसी लेके आई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। तो 1990 एक ऐसा टाइम पीरियड था 1990-1991 जहां पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बहुत बड़े लेवल पे आए थे, जहां पे हम लोगों ने एलपीजी पॉलिसी भी फॉलो करनी शुरू कर दी थी, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, यानी कि कहीं ना कहीं हमने
अपने जो दरवाजे हैं वो खोल लिए थे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए। हमने ट्रेड चालू कर दिया था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उस टाइम तक हमारी इकोनॉमी जो है वो थोड़ी बहुत स्टेबल हो गई थी कि हम जो है कंपटीशन फेस कर सकते थे फॉरेनर्स के साथ। तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो विद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1990s इंडिया शिफ्टेड टुवर्ड्स इनडायरेक्ट मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट। तो अब इंडिया शिफ्ट किस पे कर गया? इनडायरेक्ट मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स पे एंड रिड्यूस रिलायंस ऑन डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट, यानी कि सिर्फ डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट पे अब फाइनेंशियल रिलायंस नहीं है, वो किसके ऊपर भी है? इनडायरेक्ट मार्केट के ऊपर भी है, लाइक एसएलआर, ठीक है, एंड सीआरआर। इसको हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, जहां पे हम आरबीआई के इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वो एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। आरबीआई के इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं? इंडिया एडॉप्टेड अ मल्टीपल इंडिकेटर अप्रोच, वो तो बता दिया 1998 से 1999 में, एम्फसाइजिंग रेट चैनल्स, जहां पे रेट चैनल्स बनाए गए फॉर मनी फॉर्मुलेशन ओवर क्वांटिटी इंस्ट्रूमेंट्स। इसके बाद क्या है? फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग। अभी देखो, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग का मतलब क्या है कि हम सब जानते हैं कि जो इन्फ्लेशन है वो जरूरी नहीं है सेम रेट से बढ़े, कभी हो सकता है ज़्यादा रेट से बढ़ जाए, कभी हो सकता है कम रेट से बढ़े। तो फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग का मतलब क्या है कि हमेशा ना 5 साल में इन्फ्लेशन टारगेट को डिटरमाइन किया जाता है कि हमें इन्फ्लेशन रेट कितना रखना है, ठीक है, और उसे कैसे कंट्रोल में रखना है। वो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये फ्लेक्सिबल इसलिए है क्योंकि इन्फ्लेशन जरूरी नहीं हमेशा फिक्स रेट से ही ग्रो हो। तो जैसे सिचुएशंस होगी इकोनॉमिकली, जैसी सिचुएशंस होंगी वैसे ही इन्फ्लेशन भी ग्रो करता है, और उसके हिसाब से ही पॉलिसीज बनाई जाती हैं, ठीक है। वही चीज यहाँ पे की गई। तो इंडिया शिफ्टेड टुवर्ड्स फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग इन 2016। एक 2016 भी काफी क्रूशियल ईयर था। यहाँ पे बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए, ठीक है। अब यहाँ पे इन्फ्लेशन जो है क्या कर दिया गया? फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग चालू कर दिया गया कि भाई इन्फ्लेशन जो है वो हमें हर 5 साल में सेटअप करने होंगे कि इन्फ्लेशन टारगेट क्या रहने वाला है। अंडर दिस फ्रेमवर्क पॉलिसी रेट इज सेट बेस्ड ऑन असेसमेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन। जहाँ पे जो पॉलिसी का रेट है वो सेट होगा मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से, कि मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, क्या कंडीशंस खराब है या कंडीशन ज्यादा अच्छी हैं, उस सारी चीजों को देख के ना, सारी इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए तब जो है ना हम कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट यहाँ पे करेंगे। एमिंग टू अचीव इन्फ्लेशन टारगेट, ताकि इन्फ्लेशन टारगेट को हम यहाँ पे अचीव कर पाए ओवर द बिजनेस साइकिल, और साथ साथ बिजनेस साइकिल के ऊपर भी, क्योंकि हम सब जानते हैं बिजनेस साइकिल भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमिक कंडीशंस में। और हम सब जानते हैं कि बिजनेस साइकिल जो है ना वो हमेशा, मतलब बिजनेस जो है वो हमेशा अच्छा परफॉर्म करेंगे जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर। अगर इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी हैं तो बिजनेस भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, अगर इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी नहीं है तो बिजनेस भी अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते। यानी कि बिजनेस के अंदर भी कुछ साइकिल्स आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बूम एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जहां पे बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहे होते हैं, ठीक है। रिसेशन एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जहां पे बिजनेस जो है वो क्या होते हैं, गिर रहे होते हैं, या फिर प्रॉफिट नहीं हो रहा होता, लॉस हो रहा होता है। तो बिजनेस को भी अलग अलग साइकिल से गुजरना पड़ता है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक कंडीशन, व्हाइल कंसीडरिंग शॉर्ट टर्म ग्रोथ कंसेप्ट। और हाँ, हम इन सब चीजों पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम जो है ध्यान देंगे शॉर्ट टर्म ग्रोथ कंसर्न्स पे भी, कि शॉर्ट टर्म में ग्रोथ रेट क्या चल रही है। इसके बाद क्या आता है हमारे पास अगला पॉइंट, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई, एमपीसी बोलते हैं हम इसे। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मतलब ये क्या है कि एमपीसी बनाई ही इसलिए गई ताकि मॉनेटरी पॉलिसी को डिटरमाइन यहाँ पे किया जा सके, यानी कि एक ऐसी कमेटी जो ये सेट करेगी कि मॉनेटरी पॉलिसी को किस तरीके से काम करना है, ठीक है, क्या रहेगा इंटरेस्ट रेट और कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाएगा। तो एमपीसी इन 2016 मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट इंस्टीट्यूशनल चेंज। तो यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट इंस्टीट्यूशनल चेंज था इन इंडियाज मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। एमपीसी डिटरमाइंस पॉलिसी रेट, एमपीसी डिटरमाइन करते हैं यहाँ पे पॉलिसी रेट यानी कि इंटरेस्ट रेट क्या होने वाला है, टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट, ताकि जो भी इन्फ्लेशन टारगेट है उसे अचीव किया जा सके। इट्स डिसीजंस आर गाइडेड बाय इनपुट्स, और इसके जो डिसीजंस हैं वो किसके द्वारा है, इनपुट्स के अकॉर्डिंग गाइड होंगे फ्रॉम द मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट एंड स्टेक होल्डर्स इन द इकोनॉमी। और जो स्टेक होल्डर्स है इन द इकोनॉमी, यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो इस केस में ना जब एमपीसी बनाई जाती है, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई जाती है, तो उसमें गवर्नमेंट का भी कुछ रोल होता है, यानी कि गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों मिलके एमपीसी को बनाते हैं, और फिर एमपीसी जो है ना वो डिसीजन लेता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कैसे रहने वाली है, इंटरेस्ट रेट क्या रहने वाला है, इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल किया जाएगा, जो भी वेरियस एस्पेक्ट्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के वो सब यहाँ पे डिटरमाइन किया जाता है। अब इसके बाद क्या आता है, ऑपरेशनल फ्रेमवर्क। अब ऑपरेशनल फ्रेमवर्क का मतलब क्या है कि जो मेन ऑपरेशंस क्या है आरबीआई के, एक तो लिक्विडिटी मेंटेन रखना ताकि लोगों के पास पैसा रहे, करेंसी रहे, लोग इजीली उस अपनी
डे टू डे ट्रांजेक्शन को फुलफिल कर पाए। तो इट इन्वॉल्व्स डे टू डे लिक्विडिटी मैनेजमेंट। तो इसमें इसके अंदर क्या आता है, डे टू डे लिक्विडिटी मैनेजमेंट क्या होती है, ऑपरेशंस क्या होते हैं, कंडक्टेड बाय फाइनेंशियल मार्केट। जो कौन कंडक्ट कर रहा है यहाँ पे, फाइनेंशियल मार्केट्स कंडक्ट कर रही है। ऑपरेशन डिपार्टमेंट, द फाइनेंशियल मार्केट्स कमिटी मॉनिटर्स लिक्विडिटी कंडीशन। जो फाइनेंशियल मार्केट कमिटी है उनका मेन काम क्या होता है कि लिक्विडिटी कंडीशन कैसी है, मतलब क्या हमें लिक्विडिटी बढ़ानी चाहिए या नहीं बढ़ानी चाहिए। वो डिपेंड करता है कि भाई एग्जिस्टिंग मनी सप्लाई कितनी है। अगर मनी सप्लाई ऑलरेडी बहुत ज्यादा होगी तो लिक्विडिटी को और ज्यादा नहीं बढ़ाया जाएगा, और ज्यादा मनी सप्लाई नहीं की जाएगी, क्योंकि होगा क्या, अगर आरबीआई ने और ज्यादा मनी सप्लाई कर दी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा, लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा इसकी वजह से, और फिर प्राइस ऊपर जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो उस चीज को लेके ना यूनिक लिक्विडिटी सिर्फ प्रोवाइड करनी है, लिक्विडिटी को मॉनिटर भी करना है कि लिक्विडिटी है कैसी इकोनॉमी के अंदर। टू अलाइन वेटेड एवरेज कॉल मनी, ठीक है, और इसको अलाइन करते हैं हम किससे, वेटेड एवरेज कॉल मनी से, कॉल मनी रेट विद पॉलिसी रेपो रेट, और पॉलिसी के रेपो रेट के साथ। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, लास्ट पॉइंट, अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स। अब समझते हैं अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स को, ठीक है। तो भैया अनकन्वेंशनल, देखो कन्वेंशनल मतलब क्या होता है, जो पुराने होते हैं। अब अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स क्या है, यानी कि हमें जो है ना टाइम के साथ इवोल्यूशन लेके आना है, नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है, और जो भी करंट इकोनॉमी में हो रहा है उसके हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी को भी इवोल्व करते रहना है, ताकि हम नए नए चैलेंजेस को फेस कर पाएं जो इकोनॉमी के अंदर आ रहे हैं। और यही नहीं, हमें ये भी देखना है कि जो फॉरेन इकोनॉमी है वहां पे किस तरीके से अलग अलग पॉलिसीज काम कर रही हैं, वहां पे कैसे इंटरेस्ट रेट रखे गए हैं अलग सिचुएशंस के हिसाब से, क्योंकि इन सब चीजों का इंपैक्ट पड़ता है। यानी कि जब भी कोई बड़ी इकोनॉमी कोई भी पॉलिसी में चेंज करती है तो उसका इंपैक्ट ग्लोबली ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब यूएसए में इकोनॉमी में कुछ भी चेंजेस किए जाते हैं तो उसका इंपैक्ट इंडिया पे ही पड़ सकता है ना, क्योंकि वही बहुत बड़ी इकोनॉमी है। वही चीज यहाँ पे है। तो इट रिस्पॉन्स टू इकोनॉमिक चैलेंजेस, तो ये रिस्पॉन्स करता है किसको लेके, इकोनॉमिक चैलेंजेस को लेके, वो भी अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर। इंडिया हैज अडॉप्टेड अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स सच एज ऑपरेशन ट्विस्ट। अब इंडिया ने भी बहुत सारे अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी को मेजर किया, जैसे कि ऑपरेशन ट्विस्ट हो सकता है, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस जिसको क्या बोलते हैं एलटीआरओस, ऐसे बहुत सारी अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट की गई थी। यानी कि सिंपल सा काम क्या है कि मॉनेटरी पॉलिसी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, और मॉनेटरी पॉलिसी को जो है ना गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, और गवर्नमेंट भी यहाँ पर इंटरफेयर करते हैं कई बार आरबीआई के मामलों में, लेकिन मेन जो काम है ना वो आरबीआई करती है मॉनेटरी पॉलिसी को संभालने का, जहाँ पे आरबीआई के मेन काम क्या क्या होते हैं, एक तो मनी सप्लाई को संभाल के रखना, ठीक है, मनी सप्लाई ज्यादा ना हो जाए, मनी सप्लाई कम ना हो जाए, क्योंकि दोनों ही नुकसान है। लिक्विडिटी प्रॉपर तरीके से बैलेंस्ड रहनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहना चाहिए, इकोनॉमी को स्टेबल रखना है। बहुत सी सिचुएशंस जो है ना वो क्या करती है, आरबीआई कंट्रोल करती है पैसे को मैनेज करके, यानी कि फाइनेंस को मैनेज करके। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे इंस्ट्रूमेंट्स को, किसके इंस्ट्रूमेंट को, आरबीआई के इंस्ट्रूमेंट को, और हो सकता है मैं वो वीडियो पहले डाल दूं इस वीडियो से, ताकि आप लोगों को अगर इंस्ट्रूमेंट समझ में आ गया ना तो आपको ये वाली वीडियो जो है ना काफी इजीली समझ में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात की गई है जो मैं समझा दूंगा आरबीआई के इंस्ट्रूमेंट वाली वीडियो में, ठीक है। अब हम मिलेंगे अगले टॉपिक में जहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। और अगर भाई वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का, ठीक है। और फिर भी कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं इस क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से। नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं।